शर्मा जी की इकलौती बेटी कविता 10 साल की हो गई। इन 10 सालों में शर्मा जी ने कभी भी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कविता की माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। एक दिन सुबह में कविता रोज की तरह पार्क में खेल रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होके गिर गई। गनीमत थी कि इतवार का दिन था और शर्मा जी घर पर ही थे। कविता को लेकर वो सीधे अस्पताल पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने दवाइयां दी, जिससे कविता को होश तो आ गया, पर साथ ही डॉक्टर ने कविता को और टेस्ट के लिए 2 दिन अस्पताल में ही रखने की सलाह दी। 2 दिन के बाद सारे टेस्ट रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने शर्मा जी को बुलाकर कुछ ऐसा कहा जिससे शर्मा जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि कविता के दिल में छोटा सा छेद था, जिसे यदि जल्द से जल्द नहीं भरा गया तो कविता को ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रख पाएंगे। छेद को भरने के लिए 3 दिन के भीतर ऑपरेशन करना जरूरी था और ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। डॉक्टर की बातें सुन शर्मा जी की आंखों से आंसू फूट पड़े। 3 दिन के भीतर 2 लाख रुपयों का इंतज़ाम करना उनके लिए नामुमकिन था। पत्नी के बाद बेटी को भी खोने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। कविता के अलावा इस दुनिया में उनका कोई और नहीं था। वो अस्पताल से रोते रोते बाहर निकले और एक कोने में जाकर खड़े हो गए। तभी एक अजनबी उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई साहब, आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है ना? ये लीजिए 2 लाख रुपए और अपनी बेटी का इलाज करवा लीजिए। शर्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर एक अजनबी उनको पैसे क्यों दे रहा था? उन्होंने अजनबी से पूछा, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो इस पर अजनबी ने कहा, ये पैसे मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए जमा किए थे, पर अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ऑपरेशन से पहले ही चल बसी। यदि इन पैसों से आपकी बेटी की जान बच गई तो मुझे लगेगा कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। रख लीजिए इन्हें। ये कहते हुए उस अजनबी ने एक नोट की मोटी गड्डी शर्मा जी के हाथ में थमाई और भीड़ में कहीं गायब हो गया। इससे पहले शर्मा जी उसे कुछ कह पाते, वो वहां से जा चुका था। शर्मा जी के पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी कागजात भरने में लग गए। अगले दिन कविता का ऑपरेशन था। शर्मा जी बाहर बैठे ईश्वर को याद कर रहे थे कि तभी नर्स ने उन्हें खुशखबरी दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा। शर्मा जी ने राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने कविता के साथ साथ उन्हें भी नया जीवन दे दिया। कविता को अगले 2 दिन तक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। शर्मा जी कविता के रूम के बाहर बैठे थे। तभी उनके ध्यान में उस अजनबी का ख्याल आया, अरे, मैंने तो उस आदमी को बताया ही नहीं कि कविता का ऑपरेशन हो गया है और वो खतरे से बाहर है। उससे मिलकर उसका धन्यवाद तो दे दूं और धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा वापस कर दूंगा। ये सोचते हुए शर्मा जी अस्पताल के कर्मचारियों से मिलने के लिए बाहर पहुंचे। उन्होंने उस अजनबी के बारे में सबसे पूछी। जब कोई भी
उस अजनबी के बारे में कुछ बता नहीं पाया तो शर्मा जी अस्पताल के बाहर जाकर चाय नाश्ते की दुकान, दवाइयों की दुकान आदि में पूछताछ करने लगे, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसी को भी उस अजनबी के बारे में कुछ पता नहीं था। थक हार के शर्मा जी वापस अस्पताल आ गए और एक बेंच पर बैठकर उस अजनबी के बारे में सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो चौंक गए। उनकी बेटी के ऑपरेशन के बारे में तो सिर्फ डॉक्टर को और उनको मालूम था। फिर उस अनजान व्यक्ति को कैसे पता चला कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपयों की ही ज़रूरत थी? आखिर वो अजनबी कौन था? शर्मा जी परेशान थे और उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। 1 हफ्ते बाद कविता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिनों बाद शर्मा जी के घर उनके एक दोस्त कविता का हालचाल जानने शर्मा जी के घर पहुंचे। वो मित्र एक अच्छे चित्रकार भी थे और किसी की भी शक्ल हूबहू उतार देते थे। शर्मा जी ने अपने मित्र से विनती की। कुछ ही देर में मित्र ने हूबहू अजनबी की शक्ल कागज पर उतार दी। अगले इतवार शर्मा जी मित्र की बनाई तस्वीर लेकर फिर अस्पताल जा पहुंचे और एक बार फिर उस तस्वीर को दिखाकर पूछताछ करने लगे। जब वो चाय की दुकान पर इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे तो चाय वाले ने उनकी बात सुन ली और उस तस्वीर को भी देखा जो शर्मा जी सबको दिखा रहे थे। चाय वाला उनके निकट आकर बोला, साहब इधर साइड में आओ, मैं आपको इस आदमी के बारे में सब बताता हूँ। ये कह के चाय वाला शर्मा जी को एक कोने में ले गया। चाय वाले ने शर्मा जी को बताया कि उस अजनबी की बेटी की इसी अस्पताल में मौत हो गई थी, क्योंकि वह सही समय पर रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया था। बेटी की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ महीनों बाद उसके गम में वो भी दुनिया से चल बसा। तब से जब भी इस अस्पताल में किसी छोटी बच्ची के इलाज में रुपयों की कमी आती है, तब वो अजनबी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है और बच्ची के माँ बाप को रुपए थमाकर वापस गायब हो जाता है। अब तक वह 4-5 बच्चियों की जान इसी तरह बचा चुका है। चाय वाले की बात सुनकर शर्मा जी के होश उड़ गए। उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक अजनबी किसी की इतनी बड़ी मदद कर सकता है, वो भी जीते जी नहीं, मरकर। पर यकीन करने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। क्या जो चाय वाला बोल रहा था वो सही था? क्या ऐसा मुमकिन था? शर्मा जी के दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल चल रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भूत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इसलिए जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी भी कहानी आप सबसे शेयर करूं जिससे आपको यकीन होगा कि भूत अच्छे भी होते हैं। वैसे मुझे इस कहानी की सच्चाई मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इंटरनेट पे पढ़ा था। आप अपनी राय और फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो आइए सुन लेते हैं एक दूसरी कहानी, जिससे यकीन हो जाएगा कि भूत बुरे नहीं होते हैं। ये कहानी मेरी एक फ्रेंड की है और सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी फ्रेंड कृति एक चौल में रहती थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर अपनी माँ को घर के कामों में मदद करती थी। फिर
तैयार होकर अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल के लिए निकल जाती थी। दोनों बहनें स्कूल साथ ही जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही कृति जब स्कूल जा रही थी तो गलती से उसका पाँव एक नींबू पर पड़ गया। नींबू पर सिंदूर लगा हुआ था और उस पे कुछ कीलें भी गड़ी हुई थी। कृति अपनी बहन से बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर उस नींबू पे जा लगा। कृति यूं ही अपनी बहन से बातें करते चली जा रही थी कि तभी उसे बहुत कमजोरी लगने लगी। उसे चक्कर सा आने लगा। तब उसकी बहन उसे स्कूल जाने की बजाय वापस घर ले आई। घर पहुंचते ही कृति ने एक तरफ अपना बैग फेंका और दूसरी तरफ अपने जूते। उसकी माँ उसकी यह हरकत देखकर हैरत में पड़ गई। तभी कृति कमरे के बीच में पलथी मारकर बैठ गई। माँ ने उसकी बहन से पूछा कि क्या हुआ, तो बहन ने बताया कि स्कूल जाते वक्त कृति अचानक कमज़ोर महसूस करने लगी, इसीलिए वो दोनों वापस घर आ गए। माँ ने कृति से बात करने की कोशिश की। उसे जोर से हिलाया और पूछा, कृति क्या हुआ तुझे? कोई परेशानी है क्या बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कृति ने कोई जवाब नहीं दिया और माँ की ओर गुस्से से ताकने लगी। यह देख उसकी माँ काफ़ी डर गई। माँ ने सोचा इस बारे में उसे बाबा जी से बात करनी चाहिए। बाबा जी कृति के घर के पास ही रहते थे। वे बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक थे और उन्होंने बहुत ही लोगों की मदद की थी। माँ दौड़ते हुए बाबा जी के घर गई और उन्हें कृति की अजीब हरकतों के बारे में बताया। बाबा जी ने कृति को उनके पास लाने को कहा। कृति की बहन और माँ किसी तरह कृति को घसीटते हुए बाबा जी के पास ले आए। कृति आना नहीं चाहती थी। जब वो लोग बाबा जी के घर पहुँचे तो कृति घर का दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी माँ ने जोर देकर कृति को घर के अंदर धक्का देने की कोशिश की, मगर कृति टस से मस नहीं हुई और वहीं खड़ी रही। बाबा जी ये सब देखकर सब समझ गए। उन्होंने माँ से कहा वो कृति को लेकर घर वापस चले जाए, वो वहीं आकर उसे ठीक करेंगे। माँ और बहन कृति को वापस घर लेकर गए। 2 मिनट में बाबा जी भी वहाँ पहुँच गए। बाबा जी ने कृति के चारों ओर चावल का एक घेरा बनाया। कृति यह देख अपने दांत किटकिटाने लगी। इसके बाद बाबा जी ने अपने झोले में से एक भस्म निकाली और कृति के माथे पर लगा दी। कृति के अंदर से एक छोटी बच्ची का भूत अलग अलग आवाज़ों में ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। बाबा जी ने पूछा, कौन हो तुम? इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? प्रेतात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथों से अजीब अजीब इशारे करती रही, जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। बाबा जी ने कृति की माँ से एक बड़ी थाली में चावल भरकर लाने को कहा। थाली को बाबा जी ने कृति के सामने रख दिया और प्रेतात्मा से बोले, तुम्हें जो भी चाहिए इस चावल पर लिखो। तब प्रेतात्मा ने अपनी पूरी कहानी लिखना शुरू करी। उसने चावल पर लिखा कि वह एक 5 साल की बच्ची थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे कई दिनों तक भूखा रखा, कुछ खाने को नहीं दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो बहुत भूखी थी। वो चाहती थी कि कोई उसे माँ की तरह प्यार से खिलाए। वो एक छोटी बच्ची का भूत था और वो माँ के प्यार के लिए तरस रही थी। ये समझते ही कृति की माँ
दौड़कर रसोई में गई और स्वादिष्ट खाना थाली में सजा कर ले आई। उन्होंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। प्रेतात्मा सारा का सारा खाना खा गई। वो खाना खा के संतुष्ट लग रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में उसने कृति का शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। अगले दिन तक कृति बहुत बीमार रही, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होगी। फियर अलार्म पर अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।